चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमने रेशो चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डेट इक्विटी रेशो पढ़ी थी। फॉर्मूले नोट्स मैंने आपको सारे लिखवा दिए थे। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी। आज करनी है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवा दिया था और समझाया था कि बहुत ईजी है, जो नाम है वही फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ठीक है, देखिए जी, तो हमने इसको लिखा जी टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया जी, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, एक दो बच्चे आई थिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्या कह रहे हैं। देखो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, पहला प्रैक्टिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लॉन्ग टर्म डेट है और टोटल एसेट्स है, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो सब कुछ ही गिवन है। ये रही टोटल एसेट्स और ये रही डेट। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। टोटल डेट है, करंट लायबिलिटी है, मुझे तो डेट चाहिए ना, डेट चाहिए। डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर देता हूँ, टोटल डेट में से मैंने करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो डेट आ जाएगा। अब रह गया मेरे पास टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आप निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से, हमने लास्ट टाइम भी करा था, करके दिखा देता हूँ दोबारा से। देखो जी, पहले हमने निकाला डेट, तो डेट का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, मेरे साथ साथ कर लेंगे, बहुत सिंपल है। टोटल डेट में से CL माइनस हो जाएगी। टोटल डेट है 6 लाख, CL मैंने माइनस करी 2 लैक्स, तो मेरा डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गया 4 लाख। अब मुझे निकालना है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाया। कैपिटल एम्प्लॉयड में बच्चों मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूले होते हैं, डेट प्लस इक्विटी और फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो हमें तो एसेट्स चाहिए ना, तो हम देखते हैं टोटल हमने लगाया डेट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे गिवन है 6 लाख, डेट मैंने निकाल लिया 4 लाख, तो यहाँ पे इक्विटी कितना आ गया मेरे पास, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। अब इक्विटी का एक छोटा फॉर्मूला भी था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये 2 लाख रुपए है। टोटल एसेट्स मुझे पता नहीं, टोटल लायबिलिटी ये रही मेरी 6 लाख, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो टोटल एसेट्स कितना आ गया जी, 8 लाख। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था जी, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स आया 8 लैक्स, डेट मैंने निकाला था 4 लाख, तो रेशो आ गई 2:1। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 53 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले इसको ध्यान से देख लो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके है, इक्विटी का छोटा फॉर्मूला लगाया, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। देखो इसमें देखते हैं जी 53 में शेयर होल्डर्स फंड गिवन है। शेयर होल्डर फंड किसका सिनोनिम होता है बच्चों, इक्विटी का। तो इक्विटी है, टोटल लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, डेट आ जाएगा। फिर आप इक्विटी का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड था, यहाँ इक्विटी गिवन है, तो इक्विटी का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी आपको गिवन है, टोटल एसेट्स इजीली आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। टोटल डेट है, शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, अब पहले तो मुझे समझना है जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है ये प्रॉफिट होता है, ये शेयर होल्डर से बिलोंग करता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। ठीक है, बट जब मुझे शेयर होल्डर फंड गिवन है
तो शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस तो ऑलरेडी इंक्लूड होगा, तो इसका कोई काम नहीं है। करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल से क्या निकल सकता है, करंट लायबिलिटी निकलेगी। देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल होता है, सी ए गिवन है, करंट लायबिलिटी निकलेगी, वो यहाँ पुट कर दोगे आप। 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो 54 अगर किसी का नहीं हुआ तो मैं करके बताता हूँ। शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी है, और किसी का 54 हो गया तो बच्चे 55 पे शिफ्ट हो जाएं। शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस तो हम इसमें से इग्नोर कर देंगे। वर्किंग कैपिटल से शुरुआत करते हैं, फिर क्वेश्चन होने लग जाएगा हमारा। हम देखते हैं जी 54 में वर्किंग कैपिटल का हमने फॉर्मूला लगाया सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल है 5 लाख रुपए, सी ए हमारा गिवन है 25 लाख माइनस सी एल, तो करंट लायबिलिटी मेरे पास आ जाएगी जी 20 लाख रुपए। ठीक है, अब हमने लिखा टोटल डेट, टोटल डेट यानी कि टोटल लायबिलिटी, तो डेट प्लस सी एल, तो टोटल डेट मेरे पास है 60 लैक्स, डेट मुझे पता नहीं, सी एल है 20 लैक्स, तो ये डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये मेरे पास कितना आ गया जी 40 लाख। अब मुझे चाहिए टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्विटी का। इक्विटी का छोटा फॉर्मूला क्या था बच्चे मेरे पास, इक्विटी का छोटा फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमें पता नहीं, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड 10 लाख है, टोटल एसेट्स मुझे चाहिए, क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटी 60 गिवन है, तो टोटल एसेट्स आ जाएगा मेरे पास 70 लाख रुपए। ठीक है, तो फॉर्मूला इज़ टोटल एसेट्स दैट इज़ 70 लाख अपॉन डेट, डेट मैंने निकाला था 40 लाख, तो 7:4। ठीक है, आगे आए, 55 सेम है, आप कर पाएंगे। 56 पे आते हैं बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ घर में करना है, खाली मैं ही करा रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप जब तक नहीं करेंगे नहीं काम बनेगा। 56 में टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है। टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स आएगा और नहीं है, तो देखो मुझे फिर निकालना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी गिवन है, तो हम देखते हैं इससे टोटल लायबिलिटी निकल जाएगा क्वेश्चन में। टोटल लायबिलिटी कैसे आएगा, करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन, 1 2 3 ये तीनों का टोटल हो गया मेरा टोटल लायबिलिटी। तो इक्विटी का फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, जो भी हमने पीछे यूज़ किया, तो उस फॉर्मूले से आपके पास टोटल एसेट्स निकल जाएंगे, फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। और डेट में आप क्या क्या लेंगे, डिबेंचर और लोन, दो चीज़ें आएंगी। 57 में आते हैं, 57 भी सेम ऐसा है, आप कर पाएंगे। इसमें मैं इक्विटी बता देता हूँ, इक्विटी कैसे लोगे। 57 में बच्चे इक्विटी में देखो, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आता है और सरप्लस आएगा और जनरल रिजर्व आएगा। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड यानी कि प्रोप्राइटर्स फंड, तीनों सिनोनिम है, तो इसमें तीन चीज़ें आएंगी, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी आप कर लेंगे, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। 58 पे आओ, टोटल एसेट्स। इसमें मुझे बताएं बच्चे टोटल एसेट्स कैसे आएगा। ये सेम तीसरी बारी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहले एक बार करंट रेशो में था, लिक्विड रेशो में, डेट इक्विटी में भी था, यहाँ पे भी आ गया, 4th टाइम्स रिपीट हो रहा है। सेम यही वाला क्वेश्चन बार बार उठा के दे देते हैं, अलग चीज़ें निकालनी होती हैं। देखो टोटल एसेट्स कैसे आएगी, ये नॉन करंट एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स, और ये लॉन्ग टर्म एडवांस नॉन करंट एसेट्स, 1 2 3 ये नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ग्रॉस लिखा है, यानी कि इसमें से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टेड नहीं है, तो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप क्या कर देंगे, माइनस। तो 1 2 3 ये तीन मेरे नॉन करंट एसेट्स हो गए, ये करंट एसेट्स है। तो अगर 1 2 3 4 इन चारों को प्लस कर दें और डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो टोटल एसेट्स आ गया। अब रह गया जी डेट,
डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में एक तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आएगा और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएगा, ये भी हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 लाख मेरी डेट बन गया। ठीक है बच्चे, ये जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ प्लीज़ प्लीज़ आप घर पे कर लेंगे तभी काम बनेगा। अगली रेशो पे आ रहे हैं, प्रोप्राइटरी रेशो पे, क्योंकि एक एक सॉल्व करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का अगेन उसको हम इक्विटी को प्रोप्राइटर्स फंड भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ये रेशो ना फ्रैक्शन में भी आ सकती है और परसेंटेज में भी आ सकती है, दो तरीके से हो सकता है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ तो ये मेरे पास ये परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं जी 59 में इक्विटी में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इनको प्लस कर दो, इक्विटी आ गया। एंड इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इनको प्लस कर दो। डन। क्वेश्चन नंबर 60 में इक्विटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी में आएगा जी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीन चीज़ें। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स में हम लेंगे प्रॉपर्टी प्लांट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, इन तीनों का टोटल कर लेंगे, टोटल एसेट्स आ जाएगा। 61 में आते हैं, 61 में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों इक्विटी हो गए, अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स ये रहे, तीनों के तीनों मुझे दे रखे हैं सेपरेटली, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 62 को इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 62, पीछे वाले में किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लेना। देखो समझते हैं, क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो इफ़ टोटल एसेट्स टू डेट रेशो इज़ 2:1, यानी कि टोटल एसेट्स टू डेट रेशो 2:1 का मतलब टोटल एसेट जो है वो ट्वाइस हैं डेट के। अगर डेट 5 लाख है तो टोटल एसेट्स उसका ट्वाइस 10 लाख हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल है 0.5 ऑफ डेट, डेट का हाफ, डेट 5 लाख है तो ये उसका हाफ 2.5 हो गया, 2.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% है इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है और टैक्स का रेट गिवन है। चलो करते हैं। हमारे पास हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो गिवन है जो कि 2:1 है, और यहाँ पे डेट गिवन है जी 5 लाख रुपीस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एसेट्स 10 लाख रुपए आ गई। अब मुझे निकालना है जी इक्विटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर का पैसा, तो शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, प्रॉफिट भी आती है। तो हमने लिखना शुरू करा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था डेट का 0.5, डेट 5 लाख था, इसका 0.5 यानी कि हाफ 2,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था इसका 25%, इसका 25%, 62,500। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 10 लाख रुपए है। अब प्रॉफिट कौन सा मिलेगा, टैक्स के बाद ही मिलेगा ना, टैक्स 40%, 4 लाख रुपए डिडक्ट हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा जी 6 लाख। इन तीनों का टोटल कर देंगे तो इन तीनों का टोटल किसके इक्वल आ गया, इक्विटी, इक्विटी यानी कि प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, इसका टोटल करते हैं जी 6 लाख, और ये हो गया हमारे पास 850 प्लस 62500 912500। तो हमारे पास हमें निकालनी थी प्रोप्राइटरी रेशो, ये तो आया इक्विटी 912500
अपॉन टोटल एसेट्स आ गई जी 10 लैक्स। तो बस एक ज़ीरो ही उधर खिसकना है, तो ये आ गया 0.912। ठीक है, और अगर हमें परसेंटेज में लिखना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.2%। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लेना साथ साथ। क्लियर है जी? चलिए एक सेकेंड, देखो बच्चे नेक्स्ट रेशो है मेरे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये जो बीच वाले हैं ना, ये सब अपने घर पे करने हो जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेट टू इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट, सब हम ये पढ़ चुके हैं। ये बीच दो ही क्वेश्चन है, आप घर पे इजीली कर पाएंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अभी हम बाद में पढ़ेंगे जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक टर्म यूज़ होती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। उसकी मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे निकलता है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आ जाओ जी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, अगली रेशो। फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, ये बहुत अब सिंपल सी रेशियोज हैं। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का फॉर्मूला बन गया डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं। कौन से दो फॉर्मूले? डेट प्लस इक्विटी और फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो देखो डेट में तो क्या लेंगे, डिवेंचर आ गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट प्लस इक्विटी, ये रहा इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, ये रहा डेट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बाकी सबका कोई काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आओ। डेट में क्या लेंगे बच्चों, कोशिश करो डेट में बताओ मुझे क्या लेंगे। एनीवन, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है डेट में क्या लेंगे। डेट में आएगा बच्चे मेरे पास डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये तीनों डेट में आएंगे। और इक्विटी निकालने के लिए इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड कर देंगे। पांचों को ऐड कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, डेट प्लस इक्विटी। 73 कर पाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। ये जो कैपिटल रिजर्व है, ये मैं वर्ड बता देता हूँ, कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये प्रॉफिट होते हैं जी हमारे। तो ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि इक्विटी निकालते टाइम कैपिटल में प्लस होंगे। अगर कोई लॉस होता है तो माइनस होगा, गेन होगा तो प्लस होगा। ठीक है जी, ये वाले बच्चे पूरे कर पाओगे। मैं सीधा अगली रेशो पे आ रहा हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पे। ये जो था डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत सिंपल सा था, कुछ नहीं है इसमें, ये कर लोगे आप। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। मैं यहाँ से अब हमारी मेन अगली रेशोज़ जो शुरू हो रही है ना, उसकी बात करता हूँ। हमने बच्चों दो रेशोज़ अपनी कंप्लीट कर ली, बेसिकली दो हेडिंग। एक हेडिंग हमने पढ़ी थी लिक्विडिटी रेशोज़, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, उसमें करंट रेशो और लिक्विड रेशो पढ़ा। दूसरी हेडिंग आ गई बच्चे हमारे पास सॉल्वेंसी रेशो, जिसमें हमने डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट, ये सब पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे आज टर्नओवर रेशोज़। ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आनी है। टर्नओवर रेशोज को एक्टिविटी रेशोज भी बोलते हैं। आप लिखते जाएंगे बच्चे साथ साथ, इसमें मैं जैसे जैसे आएंगी तभी बता दूंगा, सबके फॉर्मूले एक साथ पहले नहीं लिखवा रहा क्योंकि डिटेल में समझाना पड़ेगा। पहली रेशो जो कि हमने पढ़नी है आज, इसी की बात करेंगे। ये वो रेशो है जो मोस्टली बच्चे हर साल पेपर में होती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, COGS या फिर कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, COGS की फुल फॉर्म हम पढ़ते आते हैं पहले से 11 से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कॉर्फो, ये नया नाम हो गया हमारा कंपनीज के अकॉर्डिंग, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सिनोनिम है, कुछ भी यूज़ किया हो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब ये COGS कैसे आता है,
दो फॉर्मूले इसके, ओपनिंग इन्वेंट्री ये भी हमने 11th में पढ़ा था, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से थे बच्चे? डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं ना जो फैक्ट्री में यूज़ होते हैं, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। ये याद रखना है, आगे वैसे इसी चैप्टर में डिटेल में आएगा, बट अभी के लिए ये वो एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते थे, जो परचेजेस से रिलेटेड होते थे, लाइक कैरेज, फ्रेट, कार्टेज। अगर कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, कार्टेज इनवर्ड है, डायरेक्ट है। कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, कार्टेज ऑन परचेज, ये भी डायरेक्ट है। बट अगर कैरेज आउटवर्ड बोलेगा तो वो डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये हो गया, वेजीज हो गया, ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो सामान बनाते टाइम या सामान खरीदते टाइम यूज़ होते हैं। फिर COGS का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी RFO का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो RFO आएगा। RFO याद रखेंगे किसका सिनोनिम हो गया? नेट सेल्स का। यहाँ पे काम की बात समझनी है, अगर मुझे क्वेश्चन में सेल्स गिवन है और सेल्स रिटर्न गिवन है तो मैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न को सब्ट्रैक्ट करूँगा। बट अगर RFO गिवन है और सेल्स रिटर्न वर्ड गिवन है तो फिर सेल्स रिटर्न वर्ड इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि RFO इटसेल्फ नेट सेल्स होता है। ठीक है, ये हमने COGS के दो फॉर्मूले पढ़ लिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और RFO माइनस GP, सेल्स माइनस GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हो गया जी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, ये बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती ही आती है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 79, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करने की ज़रूरत नहीं है। COGS गिवन है, इन्वेंट्रीज एट द बिगनिंग है, इन्वेंट्रीज एट द एंड है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है जी? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये रहा COGS। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो 350 प्लस 250 कितना हो गया जी? 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय 2, 3 लाख। तो 9 को 3 से डिवाइड करा 3 टाइम्स। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री, जो हम ये टर्नओवर रेशियोज़ पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी रेशियोज़ पढ़ रहे हैं, इनका आंसर बच्चों टाइम्स में आता है, याद रखेंगे। कैसे आएगा? टाइम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। COGS गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉर्फो, परचेजेज है, ओपनिंग इन्वेंट्री है। अब देखो, मुझे न्यूमरेटर तो गिवन है COGS, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री किससे निकालेंगे? COGS के फॉर्मूले से निकालेंगे, बिकॉज एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री तो चाहिए ना। करेंगे बच्चे, जिनको आता है या समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ करना शुरू करेंगे। हमने लिखा जी COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चे होगा तो यूज़ करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब तो बाकी चीज़ें तो मुझे चाहिए। ये गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है, परचेजेस 5,50,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो ज़ीरो ले लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करना है। ये प्लस हुआ 650, उधर जाके माइनस हो गया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया? 1,50,000। तो अब एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 150 अपॉन 2। 250 डिवाइड 125, तो
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये मेरे पास आ गया 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, किसी को डाउट हो बच्चे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 81, 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे। जब आप 81 क्वेश्चन में आएंगे तो एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, परचेजेस 390, RFO यानी कि नेट सेल 6 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है बच्चों 30%। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है इसका फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे, वैसे तो आगे अगली हेडिंग में आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में, GP अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 30% है, तो इसका मतलब है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 30% है। ठीक है, देखो GP रेशो का मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो GP रेशो हो गई मेरे पास फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स यानी कि RFO इंटू 100। अब मुझे गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, तो 30/100 इंटू RFO मुझे कितना गिवन है 6 लाख, तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो 1,80,000 आ गया। ठीक है, अगर वैसे भी मैं निकालना चाहूँ तो इसका मतलब हो गया ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 30% ऑफ 6 लाख। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो याद रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे ही कैलकुलेट होगा। अब मेरे पास GP आ गया, तो देखो सेल्स भी है तो COGS चाहिए था ना मुझे, तो COGS का फॉर्मूला क्या हो गया, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। RFO यानी कि सेल्स कितना है 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 180, तो COGS आ गया 420। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री तो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री किससे निकलेगा बच्चे, अगेन COGS के फॉर्मूले से। जैसे हमने यहाँ से ये निकाला था, COGS का फॉर्मूला लगाया था ना, ये यहाँ पे COGS का फॉर्मूला लिखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। COGS कितना निकाला था हमने 420, ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 50,000 प्लस परचेजेस इज़ 390, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं गिवन है, क्लोजिंग हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया जी थी 440, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास आ गया 20,000। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 50,000 प्लस 20,000 अपॉन 2, 35,000 हो गया जी ये मेरे पास। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू COGS that is 4,20,000 upon 35,000, 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स ये मेरे पास आंसर इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 82 पे आएंगे। 82 में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
अब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या लेंगे बच्चे? डायरेक्ट एक्सपेंस में मेरे पास आएगा एक तो कैरेज इनवर्ड और एक वेजेस, ये दो डायरेक्ट हैं। मैंने बताया था कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, P&L में जाता है, ये दोनों ट्रेडिंग में जाते हैं, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, 83 पे आ जाओ। सेम अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, किसका 25% होगा? सेल्स का। सेल्स का 25% निकालेंगे, माइनस करेंगे, COGS आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस रेशियो है। बच्चों अभी हमने पढ़ा जो अगेन ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस होगा तो किसका? RF होगा ही, सेल्स का। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सेल्स कैसे आती है बच्चे? देखो अगर हम देखें सेल्स यानी कि RFO कैसे आएगी? कॉस्ट में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, तो अगर लॉस गिवन होगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि आप कॉस्ट से भी सस्ता सामान दे रहे हो तो आपकी RFO आएगी। ठीक है जी, 84 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। 85 पे आते हैं। 84 का कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बता दिया, 84 क्वेश्चन नंबर में ये लगना है बस। 85 क्वेश्चन रीड करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 85, RFO है, ग्रॉस प्रॉफिट है। RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? COGS। क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो हमने पहले तो COGS निकालो। COGS कैसे आएगा? RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। RFO कितना था? 4 लाख, GP 1 लाख, तो ये कितना आ गया बच्चे मेरा? 3 लाख। ठीक है, अब जो हम COGS का फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे डायरेक्टली समझ जाओगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 120 है और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग बोल रहे हैं, ये देखो डायरेक्टली समझ जाओगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से 40,000, यानी कि ये जो 120 दिख रहा है मुझे, ये 40,000 ज़्यादा है ओपनिंग से। तो ओपनिंग कितना हो गया? 80 हो गया। अगर ओपनिंग 80 है तो 40,000 ज़्यादा, तभी तो ये 120 बना। ठीक है जी, तो मेरे पास COGS तो आ गया। अब डायरेक्टली एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे पता नहीं है, क्लोजिंग 20 है, और मुझे बोला गया ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40,000 एक्सेस है, ज़्यादा है। अगर ये 120 है तो 40,000 कम, 80 हुआ ना, ये 80 है तो 40 ज़्यादा, तभी तो वो 20 बनेगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय ये 1 लाख, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए जी आगे आ जाते हैं। 86 क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन की हमारी वैरायटी चेंज होगी 87 से। 87 क्वेश्चन बच्चे ध्यान से, ये तो समझ आ गया। यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अब चेंज हो जाएगा और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे हमारे पास 87 है। देखो 87 में क्या कहता है जी? 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 8 टाइम्स। COGS भी दे दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दिया। कैलकुलेट इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ ईयर, मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री बताना है अगर इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 1.5 टाइम्स देन द बिगनिंग। हमने लिखा जी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS इज माई 2 लाख, एवरेज इन्वेंट्री हमें पता नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करा
एवरेज इन्वेंट्री आई थिंक 25,000 आ जाएगा, 2 लाख, हाँ जी 25,000 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, इन्वेंट्रीज एट द एंड 1.5 टाइम्स द बिगनिंग का, इन्वेंट्रीज एट द एंड 1.5 टाइम्स द बिगनिंग का। तो अब इसको लेट कर लेते हैं। लेट अगर ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5x, यही मतलब हुआ ना। क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, इन्वेंट्रीज एट द एंड यानी कि क्लोजिंग इज 1.5 टाइम्स द बिगनिंग का, तो ये x है तो ये 1.5x हो गया। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री। ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2.5x इक्वल टू 50, x की वैल्यू 50,000 अपॉन 2.5। तो यहाँ पे x मैंने क्या लेट किया था, ओपनिंग, तो ये मेरे पास आ गया 20,000। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 है x का। देखो डन। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, इसको अच्छे से समझेंगे, ट्राई करें। 87 को जिनका हो जाएगा, समझ आ जाएगा, 88 ट्राई करेंगे, 88 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। जिनका हो जाएगा बच्चे 88 रीड करेंगे, ट्राई करेंगे। सर क्वेश्चन दिखा दो एक बार। 88 ये समझ आ गया ना अगस्त से अच्छे से? हाँ सर आ गया। 88 ये वाला यार, ओल्ड बुक में सब में है ये वाला। दो मिनट दे रहा हूँ, आप खुद कोशिश करें, रीड करें, तब अच्छे से समझ में आएगा। सर एक बार 87 बता दो दोबारा से। 87 ठीक, सर 87 में गुनीत हमें COGS गिवन था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी गिवन थी, तो फॉर्मूले में डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एवरेज इन्वेंट्री आ गया। ठीक है। अब मुझे तो इसने बोला था जी ओपनिंग क्लोजिंग बताओ, उसके लिए हिंट दिया कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग का 1.5 टाइम्स है, तो यानी कि 1.5 गुना हो गया। तो मैंने ओपनिंग को x सेलेक्ट कर लिया, तो क्लोजिंग 1.5x हो गया। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ये एवरेज होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 एवरेज हुआ, ये 25,000 आया मेरे पास। ठीक है, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके वैल्यू आ गई मेरे पास। ओके सर। 88 क्वेश्चन पे आते हैं। 88 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। 15-16 की, 16-17 की, 2 साल की अलग अलग निकलेगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है मुझे 15-16 का, 16-17 का, RFO गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन COGS। अंडरलाइन करेंगे ये वाली लाइन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने क्या पढ़ा था, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमेशा सेल्स का निकाला जाता है। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, और मुझे RFO तो गिवन है। अगर इसी का होता फिर तो डायरेक्टली इसी का 25% निकल जाता। ठीक है, और 15-16 में इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है जी 2 लाख रुपए से। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, मुश्किल नहीं है।
हमने लिखा जी डेटा, ऐसे लिखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग 2015-16 का मुझे क्लोजिंग गिवन है 7 लाख और 2016-17 का गिवन है क्लोजिंग 17 लाख। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अब मुझे एक हिंट दिया गया कि जो 15-16 में है इन्वेंट्री, ये 2 लाख से बढ़ गया जी, यानी कि जो 15-16 का में इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ गया इस साल। तो अगर ये 7 लाख है और ये 2 लाख से इंक्रीज हो गया तो साल के शुरू में कितना होगा बताओ? 5 लाख। अगर ओपनिंग में 5 लाख था, 2 लाख से बढ़ गया, तभी तो ये 7 हुआ होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, दोनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर हैं, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या बन गया? ओपनिंग। तो देखो मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग तो दोनों साल के तैयार हो गए। इंपॉर्टेंट बात यही थी, बाकी आगे वाला काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी सिंपल सा था, बट समझना था हमें सब कुछ क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कैसे गिवन था। अब जी मैं एक साल का आपको निकाल के दिखाता हूँ, एक का आप घर पे कर लेंगे। मैं 2015-16 का करता हूँ। तो 2015-16 में एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 7 लाख अपॉन 2, 7 5 12, 12 डिवाइड बाई 2, 6 लाख जी, ये आ गया। अब मुझे COGS चाहिए। क्वेश्चन में COGS नहीं है, RFO गिवन है, और क्या लाइन लिखी है ध्यान से आप पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ठीक है, अब मेरे पास COGS तो है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर COGS X है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों? इसका 25%, ऐसे निकलता है 25%, यानी कि x/4। तो कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर मैं प्रॉफिट प्लस कर दूं तो RFO यानी कि सेल्स आएगा। बचपन से पढ़ते आते हैं, कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करो सेल्स आ जाएगी। ये x है, वो x/4 है। तो RFO मुझे 15-16 का कितना गिवन है? 50 लाख। इसको सॉल्व करते हैं, 5x/4, तो x की वैल्यू 40 लाख आ गई जी। ठीक है, x क्या लेट किया था हमने? कॉर्फॉब। हो गया क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू 40 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 6 लाख। करके देख लेते हैं जी कितना आ रहा है इसको। हाँ जी, ये आ गया मेरा, पॉइंट्स में आएगा 6.67 टाइम्स, राउंड ऑफ कर लेंगे। देखो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? जिसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 पे आएंगे। बस 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ फिर छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्लियर है सभी को? ये घर पे बार बार बोल रहा हूँ, आपने रिपीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्रेडिट RFO गिवन है, कैश RFO गिवन है। देखो यानी कि क्रेडिट सेल्स, ये हो गई कैश सेल्स। कैश सेल और क्रेडिट सेल को प्लस कर देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगी ना। हमने कहीं पे भी अभी तक कैश सेल या क्रेडिट सेल वर्ड थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं, हमें तो टोटल सेल ही चाहिए, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। टोटल सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, अगेन कॉस्ट का। साइलेंट होता तो सेल्स का निकाल देते, बोलता तो भी सेल्स का निकाल देते, बट नहीं बोला तो कॉस्ट का ही निकलेगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री का। ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है COGS का। देखो करते हैं, जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ, क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने पहले लिखा जी RFO,
कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO, दोनों का टोटल कर दिए जी 8 लाख रुपए, तो मेरी टोटल सेल्स आ गई। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है, तो हमने बोला लेट COGS अगर X है तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% X/4 हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। तो X की वैल्यू आ गई 8 लाख, ये 640 आ जाएगा जी, 6,40,000 ये मेरा X यानी कि कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा था, हाँ जी, आंसर 5 टाइम्स 5 टाइम्स आ गया, वेरी गुड। अब देखो हम करते हैं, इसने लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री 10% है COGS का, ये तो मेरी कॉस्ट आई। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 10% ऑफ COGS 6,40,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 64,000 आ गई, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इसका 3 टाइम्स है, 1,92,000। डन। तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 64,000 प्लस 192 अपॉन 2, कितना आ रहा है एवरेज इन्वेंट्री, बताएगा कोई? 64,000 प्लस 192, 256 डिवाइड बाई 2, 128। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 5 टाइम्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा, क्लियर है? यस सर। आगे वाले 91, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के 3-4 क्वेश्चन ही बचे हैं, ये आप ट्राई कर लेंगे। जो मैंने क्लास में भी कराए हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वो रिपीट करने हैं अगर आपने मेरे साथ साथ नहीं किए हैं तो। ठीक है, ये पॉजिटिवली ये आपने काम करना ही करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 94 इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर। इसमें टाइम्स भी है और मोर भी है, यानी कि मल्टीप्लाई भी होगा और प्लस भी होगा। कैसे, ट्राई करेंगे आप लोग, अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर छुट्टी।